एवरीवन, वेलकम बैक टू आयुर्वेदा स्कॉलर्स। तो रेड जोन चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो फुल जोश के साथ में स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को जो है आज खत्म कर देंगे। ये जो चैप्टर है वो द्रव्य गुण विज्ञान का सेकंड चैप्टर यानी कि द्रव्य है, जिसका सेकंड पार्ट जो है आज हम कंप्लीट करेंगे। इसकी जो है 3 वीडियो है जो चैनल पे आएगी। पहली वीडियो में हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा था, सेकंड वीडियो वर्गीकरण की होगी और जो थर्ड वीडियो होगी वो बाद में आएगी ग्रीन और वाइट जोन चैप्टर के साथ में, जिसमें हम उसको कर्म के आधार पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंडेंस मार्क कर दी जाए, तो हैशटैग डीजी हो गया। देन उसके बाद में मूव ऑन कर जाते हैं सेकंड लेक्चर पे, मतलब सेकंड टॉपिक पे। ठीक है, ओके अब आता है द्रव्य वर्गीकरण का शास्त्रीय महत्व क्या है, कि क्यों आचार्यों ने इसे संभाषा करके या किसी भी तरीके से इसको वर्गीकृत किया। सबसे पहला है कि आपको क्या करनी है, चिकित्सा करनी है, डिजीज को डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट के लिए द्रव्य गुण की ड्रग्स चाहिए होगी, तो उन ड्रग्स की पहचान और उनके गुणों का ज्ञान भी तो हमें होना चाहिए ना। वो सारी चीज़ें शास्त्रीय आधार हो जाता है। शास्त्रीय आधार क्या हो रहा है, जो भी आचार्य चरक सुश्रुत चक्र पाणिनि ने उनके स्वरूप, प्रभाव और कर्म के आधार पर वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत किया। वर्गीकरण का लाभ क्या हुआ कि हम नैदानिक प्रयोग यानी कि क्लिनिकल एप्लीकेशन में सरलता आ पाई। तो समझ रहे हैं आप क्योंकि उसने क्लासिफिकेशन किया। अब अपन 6 प्रमुख क्लासिफिकेशन जो है वो देख लेते हैं द्रव्य के। आ जाइए, देखो पहला है उत्पत्ति भेद से। ठीक है, उत्पत्ति भेद से द्रव्य का क्लासिफिकेशन, योनि भेद से द्रव्य का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, रस भेद से द्रव्यों का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मधुर स्कंद द्रव्य, मतलब स्कंदों को पढ़ेंगे और रसों को पढ़ेंगे। प्रभाव या फिर दोष भेद से हो जाएगा और एक होता है प्रयोग भेद से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो है मैंने बताया था आपको कर्म भेद से, इसको अपन कहाँ पे पढ़ेंगे, अपनी थर्ड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आ रहा है आपको समझ में कि इसके 6 वर्गीकरण या 6 प्रमुख आधार कौन कौन से हैं। उत्पत्ति भेद हो गया, प्रयोग भेद हो गया, प्रभाव भेद हो गया, रस भेद हो गया, याद रहने चाहिए आपको ये। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चलो अब आते हैं अपन उत्पत्ति भेद के ऊपर। ठीक है, अब उत्पत्ति भेद के क्या मतलब है, उत्पत्ति भेद का मतलब होता है कि वो कहाँ जन्मा है, वो कहाँ उत्पन्न हुआ है, वो हो जाएगा उत्पत्ति भेद। तो उत्पत्ति भेद से 4 भागों में हमने इसको डिवाइडेड करा है, स्थलज, जलज, वृक्षारोह और वृक्षाधार। स्थलज की बात कर लेते हैं, यानी कि जमीन पे उत्पन्न हुआ है। अब जमीन में जो है जितने प्रकार की भूमि है, जिस टाइप की भूमि होगी उसी टाइप पे उसका नाम हो जाएगा। तो सिंपली याद करो, देखो स्थलज में आता है जीरोफाइट, हेलोफाइट और मीजोफाइट। ठीक है, क्या बोला मैंने, जीरोफाइट, हेलोफाइट और मीजोफाइट। ठीक है, अब जीरोफाइट जो होता है ना, वो क्या होता है, जो मरुभूमि में उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, जो क्षारीय भूमि में उत्पन्न होते हैं वो हेलोफाइट्स हो जाते हैं, और जो दलदली भूमि में उत्पन्न होते हैं ना वो मीजोफाइट्स हो जाते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है जलज। अब जलज में क्या होता है, जो पानी में उत्पन्न हो रहे हैं। आप जो है इस ग्राफिक्स में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ स्थलज है, फिर जलज है, देन उसके बाद वृक्ष को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखो सबसे पहले अपन आते हैं स्थलज के ऊपर। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, देखो अब स्थलज में क्या बोला है कि जो या जलज है, जलज को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो जाएगा लवणीय जल, एक हो जाएगा अलवणीय जल। ठीक है, अब देखो लवणीय जल मतलब सॉल्टी वाटर, अलवणीय जल मतलब नॉर्मल नदी का पानी। तो जो समुद्र का पानी है वो लवणीय जल, जो अलवणीय है वो ये हो जाएगा। तो दोनों में डिफ्रेंसिएशन होता है, दोनों जगह अलग अलग प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं, वो हो जाएगा। अब आ जाएगा स्थलज और जलज को कंप्लीट करने के बाद एक वृक्षारोह और वृक्षाधान हो जाएगा। क्या हमने इस पे पहले बात कर चुकी है, हाँ हमने इस पे बात कर चुकी है। तो यहाँ पे हैशटैग रिलेशनशिप जो है उसको मार्क कर देंगे। हैशटैग रिलेशनशिप के थ्रू हमने इसमें बात करी थी कि 2 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, पहला रिलेशनशिप होता है हमारा जिसमें जो है डिपेंडेंसी नहीं होती, बस साथ रहते हैं। वृक्षाधान क्या होता है कि जिसमें डिपेंडेंसी भी होती है, साथ ही रहती है, मस्त जिंदगी जो है उनकी चल रही होती है कलेशों के साथ में, लेकिन ठीक है तो वो वृक्षाधान हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा अपन अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखो वृक्षाधान क्या है, आश्रित परंतु भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको कैसे याद करा, छोटी सी स्मॉल मेरी ट्रिक है कि सारी जो जिंदगी है अपनी वो गुरुचि से ही चल रही है। मतलब जो सारा संसार है वो जीवित किससे है, गुरुचि से जीवित है। तो सारा संसार में सारीवा, जीवित मतलब जीवंती, और गुरुचि मतलब गुरुचि। तो सारीवा, गुरुचि, जीवंती किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वृक्षारोह के एग्जाम्पल हो जाएगा। अब सेकंड वन पे आ जाते हैं वृक्षाधान पे। ठीक है, तो वृक्षाधान पे कौन से लोग थे जिनकी रिलेशनशिप में कलेश चल रहा था, वो थे वंदाक और अमरवल्ली। 2 लड़की का नाम अमरवल्ली, लड़के का नाम है वंदाक। ऐसे आपको ये चीज याद हो जाएगी। तो आश्रित एवं भोजन भी दूसरों से लेते हैं। ठीक है भाई, ये लोग भोजन भी क्या होते हैं, दूसरों से लेते हैं, एक दूसरों में लगे पड़े मस्त। तो वंदाक अमरवल्ली हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब
सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास योनि भेद और जांगम द्रव्य। देखो योनि भेद से जो द्रव्य है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जांगम द्रव्य हो जाएंगे और कौन से द्रव्य हो जाएंगे, औद्भिद द्रव्य हो जाएंगे। चलो अब जांगम द्रव्यों को एक बार डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने तुमको जो है एक ट्रिक बताई थी या फिर एक कहें तो पॉइंट्स बताया था, जेड स्क्वायर पॉइंट, बट ये जो पॉइंट है ये जेड पॉइंट है ना कि जेड स्क्वायर पॉइंट, यानी कि अगर ये श्लोक आप याद नहीं करते हो तो भी काम चल जाएगा। तो तत् पुनस्त्रिविधम योग प्रोक्ता जांगम औद्भिद पार्थिवम, ठीक है। तत् पुनस्त्रिविधम प्रोक्ता जांगम औद्भिद पार्थिवम है, ठीक है। तो अब ये श्लोक हमसे क्या बोल रहा है कि भाई योनि भेद से 3 पार्ट में इसको डिवाइडेड कर दिया, बस इतना ही बोल रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है कि जो जांगम द्रव्य होते हैं ना वो ऐसे द्रव्य होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर जाते हैं या फिर चल फिर सकते हैं, जैसे कस्तूरी जो अपन को मतलब ऐसे मतलब लाइक हमें क्या करना भाई, तुम चल रहे हो नहीं चल रहे हो, तुम जा रहे हो नहीं जा रहे हो, तुम कैसे हो, तुम किससे उत्पन्न हुए, हमें तुम्हारा एक्सट्रैक्शन चाहिए, तुमसे हमें क्या मिल रहा है जिसको हम ऐसे चिकित्सा में यूज कर सकते हैं। जैसे कस्तूरी मिलती है अपन को मृग की नाभि से, ठीक है। श्रृंग हो गया, वसा मिलता है, शीर मिलता है, घृत मिलता है, दुग्ध मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसको जो इन्होंने ना है डिवाइडेड करा है, हम उस चीज़ पे आ जाते हैं कि इन्होंने इसको किस तरीके से डिवाइडेड करा है। तो देखो जरायुज हो गया, अंडज हो गया, श्वेतज हो जाएगा, मतलब उद्भिज, और श्वेतज हो जाएगा। देखो पहले वीडियो में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अपन डायग्रामेटिक वे में देखते हैं। जो अपरा से उत्पन्न हो रहा है वो जरायुज हो जाएगा, जो अंडे से हो रहा है वो उद्भिज हो जाएगा, अंडज हो जाएगा। अब देखो तुम उद्भिज को देख रहे हो, इस तरीके से जमीन को फोड़ कर बाहर आते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ये पता है एक वो होता है कि ये चले जाते हैं अन्वेषण के लिए, मतलब जो है अपनी गुफाओं में चले जाते हैं, देन फिर बाद में जो है निकल के आते हैं। उद्भिज का मतलब होता है जो भी कृमि वगैरह जो है स्वेद या पसीने से उत्पन्न होते हैं वो क्या हो जाएंगे, स्वेदज हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा ये जो डायग्रामेटिक पोर्शन है इसमें भी फोकस करोगे तो आधी चीज़ें उसी से समझ में आ जाएगी, इसको अपनी आंखों में बिठाओ कि हाँ कैसे होता है, ठीक है। अब आएगा औद्भिद द्रव्य, ठीक है। अब औद्भिद द्रव्य क्या होते हैं, वनस्पति वनस्पति विरुद्ध और औषध हो जाएगा। देखो वनस्पति द्रव्य क्या होते हैं, जो केवल फलेंगे फूलेंगे नहीं है लोग, जैसे वट गूलर हो जाएगा ये सब, ठीक है। वट गूलर उदुम्बर अपन ने पढ़ा था, वनस्पति फलेंगे और फूलेंगे दोनों, तो आम्र हो जाएगा, बिल्व हो जाएगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर आ जाएगा विरुद्ध। विरुद्ध क्या होती है, जो तुम्हारी जिंदगी से तने से लिपट कर चलती है, ठीक है। आरोही हो जाएगा, प्रसृति हो जाएगा, जैसे गुरुचि और सारिवा। क्या बोला मैंने, गुरुचि और सारिवा। देखो अभी सारिवा किस जोन में था, स्थलज में था, जलज में था, किस जोन में था सारिवा, जो अभी आया था ना सारिवा, मैंने बताया था कि सारी जो है जीवन गुरुचि के अनुसार चल रहा है या गुरुचि पे चल रहा है। तो देखो किस पे आया था, वृक्ष रूप पे आएगा। तो सारिवा किसका एग्जाम्पल है, वृक्ष रूप का एग्जाम्पल है। क्या गुरुचि भी वृक्ष रूप का एग्जाम्पल था, हाँ गुरुचि भी वृक्ष रूप का एग्जाम्पल है। तो क्या गुरुचि और सारिवा वृक्ष रूप होने के साथ साथ विरुद्ध में भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, विरुद्ध में भी बिलोंग करते हैं, मतलब लताएं हैं। तो ये जो है वृक्षारूढ़, ये क्या है, लताएं होती हैं। औषध की बात करते हैं जिसमें फल पकने के बाद नष्ट हो जाता है, पहले भी काफी अच्छे से पढ़ा था, जैसे यव यानी कि जौ, गेहूं, ये सब। अब आएगा योनि भेद से, ठीक है, ठीक है। योनि भेद से द्रव्य आ जाएगा पार्थिव द्रव्य। पृथ्वी के विकार स्वरूप द्रव्यों को ही पार्थिव द्रव्य कहते हैं, जो क्या होते हैं, भूमि के विकार होते हैं। स्वर्ण हो गया, रजत हो गया, मणियाँ वगैरह आपने देखी हुई होगी, मुक्ता वगैरह ये होता है, ठीक है। मनःशिला आप पढ़ेंगे और मिट्टी वगैरह हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते, प्रयोग भेद से औषध द्रव्य, आहार द्रव्य। देख रहे हैं आप कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे जो है डायग्राम और कितने सुंदर सुंदर जो है पीपीटी मैंने बनाई हुई है। थोड़ा अप्रिसिएशन तो दे दिया करो यार तुम लोग, ठीक है। रस प्रधान द्रव्य है, शरीर की रक्षा करता है, स्वस्थ में उपयोगी है। आहार द्रव्य आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, पोषण करता है और रस प्रधान होता है, ठीक है। और औषध द्रव्य क्या होता है, वीर्य प्रधान होता है, धातुओं का पोषण, ये क्या करता है, रस धातुओं का पोषण नहीं करता पर तो रोगों का तो निवारण करेगा ना। लाइक अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है उसको देखते हैं अपन, कितने पार्ट्स में, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो पहला जो पार्ट उन्होंने डिवाइड करा है वो उन्होंने डिवाइड करा है तीक्ष्ण में, ठीक है, तीक्ष्ण में हो गया। दूसरा जो उन्होंने डिवाइड करा है वो उन्होंने डिवाइड करा है मध्य, ठीक है। तो तीक्ष्ण हो गया, मध्य हो गया, तो लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला हो जाएगा मृदु, ठीक है। तो देखो तीक्ष्ण को कैसे डिवाइड करा, जो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण है, बहुत ज़्यादा जो है जिसमें तीखा हो या फिर नॉर्मल ना हो, तो वो मरीच अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं उसका, मरीची आ रहा है सबके दिमाग में सोच के भी। अब मध्य में क्या आ रहा है, बिल्व आ रहा है, ठीक है। बिल्व क्या होता है, मध्य कैटेगरी का होता है, ना ज़्यादा तीक्ष्ण ना ज़्यादा ऐसे। अब आएगा मृदु। मृदु मतलब क्या होता है, आम्लकी। तो आम्लकी जो होता है उसको मृदु जो है औषध द्रव्यों में माना गया है। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे वही जो अपन ने अपनी फर्स्ट जो चैप्टर है डीजी का फर्स्ट चैप्टर, उसमें बात करी थी प्रिवेंशन की और क्योर की। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे यही बात है कि अगर आप मान लो द्रव्यों की बात करो तो द्रव्यों को अपन एज ए प्रिवेंशन यूज करेंगे
औषध आहार द्रव्यों के रूप में, और एज अ क्योर यूज करेंगे औषध द्रव्यों के रूप में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब आ जाएगा प्रभाव या फिर दोष भेद से। देखो दोष प्रशमन द्रव्य, कौन से द्रव्य है ये? दोष प्रशमन द्रव्य की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले प्रभाव भेद में। पहले प्रभाव भेद का अपन को याद है 3 पार्ट में डिवाइड करा था, कौन से थे? किंची दोष प्रशमनम, जो दोषों को शमन करते हैं, जो धातुओं को प्रदूषित करते हैं और जो स्वस्थ बनाए रखते हैं। तो देखो दोष प्रशमन द्रव्य कौन से होते हैं? ऐसे द्रव्य जो अल्टीमेटली हमें साम्य अवस्था में लेके आ रहे हैं। इनका अल्टीमेट गोल क्या है? कि हम लोगों को साम्य अवस्था में लेके आना है, ये इसका अल्टीमेट गोल है। ठीक है, देखो हो गया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मतलब नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट पे। देखो वात शमन, पित्त शमन और कफ शमन द्रव्य हो गए। सबको पता है यार कि वात शमन द्रव्य वात का शमन करेंगे, पित्त वाले पित्त का करेंगे, कफ वाले कफ का करेंगे। बट इंपॉर्टेंट क्या होता है? एग्जाम्पल याद करना। ठीक है, पेपर में एग्जाम्पल भी लिखना होता है, तो मैं तुम्हें याद करवा रही हूँ एग्जाम्पल। देखो वात शमन तुम करोगे तो वात शमन में कैसे याद करो? देखो इमेजिन करो बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है, तुम्हें एकदम से बिल्कुल ऐसे भड़ की आवाज़ नहीं आ रही होती है, एकदम जैसे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है, खिड़की दरवाजे बहुत ज़्यादा ऐसे हिलने लग जाते हैं, तो उससे याद करो भारंगी। भड़ की आवाज़ से भारंगी याद करो। ठीक है, ऐसे ही याद होगा ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वात शमन की बात करेंगे, भारंगी हो गया। अब जब तुम आगे और स्टडी करोगे सेकेंड ईयर को, तो तुम्हें पता लगेगा जैसे दशमूल क्वाथ होता है, दशमूल काढ़ा होता है, तो इसको जो है वात के शमन के लिए दिया जाता है। इसके ऊपर बहुत अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है, वो अभी थोड़ी देर में समझेंगे। पहले गुड़ुची को ले लेते हैं। ठीक है, गुड़ुची जो है इसको भी क्या होता है? वात शमन में यूज़ किया जाता है। गिलोय जो होती है वो, और आता है विदारी गंधादि गण। अब वा से विदारी, वात से वात शमन। ठीक है, विदारी गंधादि गण। तो बोलो मेरे साथ में, भारंगी, गुड़ुची और विदारी गंधादि गण। अब आता है दशमूल। अब दशमूल के ऊपर जो है हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे। आ जाओ, देखो तुम्हें पता है यहाँ पे फीमेल्स जो है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है अभी एरा में, कि उनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है मेंस्ट्रुअल को लेके। तो जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से नहीं आ पाता, या फिर जो है पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर होते हैं, तो जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप दशमूल को आत लो। ठीक है, अब जब वो दशमूल को आत लेगा ना, तो दशमूल को आत की वजह से क्या होगा? वात का शमन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करते हैं? वात का शमन करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है ना, वो क्या होती है? ठीक रहती है। मतलब सिंपली शमन को ना देख के आप ये बोलो कि वात का अनुलोमन करते हैं। ठीक है, वात अनुलोम्य है, तो इसलिए आपको क्या है, इसको रजस्वलाचर्या में देना चाहिए। उसके बाद अपन जो है नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं पित्त शमन पे। अब पित्त संचमन को कैसे याद रखोगे? देखो सबसे पहले याद कर लो कि ऐसी चीज़ें जो ठंडापन दे, या फिर जो कोल्ड हो, जैसे चंदन, उशीर और कमल, तीनों एक साथ याद करो। देखो चंदन, उशीर और कमल ठंडे होते हैं। उसके बाद देखो काकोलिया आदि गण और सारीवादी गण। ठीक है, पित्त में संचमन में सार है, वहां से याद कर लो सारीवादी गण, कोकिल्या आदि गण और तृण पंचमूल। ठीक है, तृण पंचमूल अभी याद करो, तुम्हें बताऊंगी कि इसको और कैसे याद कर सकते हैं। देखो पित्त संचमन हो गया, तृण पंचमूल। अब कफ में आ जाते हैं। देखो कफ में वली और कंटक पंचमूल है, और पित्त में तृण पंचमूल, ऐसे बोलो। ठीक है, पित्त में तो क्या था? तृण पंचमूल, और कफ में क्या था? वली और कंटक पंचमूल था। ठीक है, अब और इसके अलावा क्या है यहाँ पे? सुरसादि गण और वचादि गण। देखो पित्त में सारीवादी गण था, यहाँ पे सुरसादि गण है। समझ रहे हो तुम? ऐसे कोरिलेशन से याद करोगे तो दोनों का याद हो जाएगा। तो पित्त में क्या था? पित्त में क्या था? या फिर कंटक भूता किसमें था, या कंटक किसमें था? तो कंटक पंचमूल था कफ में, और वली पंचमूल भी था कफ में, पर तृण पंचमूल था पित्त शमन में। सारीवा किसमें था? पित्त में, पर सुरसाई किसमें था? कफ में। तो कंप्लीट हो गया, तुम्हें धीरे धीरे एग्जाम्पल पढ़ोगे याद हो जाएंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं। देखो अब आता है प्रभाव भेद से, मतलब दोष वाले कि जो दोष को दूषित कर रहे हैं, उन जो स्वस्थ बना के रखते हैं। पहले अपन स्वस्थ को देख लेते हैं। देखो जो स्वस्थ को बनाए रखते हैं ना, उनमें ज़्यादातर आग्रह द्रव्यों की बात करते हैं कि जो 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 श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, जैसे रक्तशाली हो गया, षष्टिक धान्य हो गया। आप नहीं बोलते आप अच्छा खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ। ठीक है, अच्छे तरीके की चीज़ें खाओ। ठीक है, मूंग खाओ, सेंधव लवण खाओ। ठीक है, अब जैसे तुम बीए में सेकेंड ईयर में जब आओगे ना, तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे नमक सुनने को मिलेंगे भाई, कि फर्स्ट ईयर में भी सुन लिया होगा तुम लोगों ने, तो सेंधव सेवर्चल औद्भिज नमक होता है। तो अपने घर में तो टाटा नमक आता है ना, पर आयुर्वेद में नहीं होता टाटा नमक, यहाँ पे से ही चलता है, सेंधव नमक, सोवर्चल नमक चलता है। ठीक है, आंवला हो गया, इसके बारे में तो बोला गया है कि आप एक आंवला खाओ डॉक्टर से दूर हो जाओ। ठीक है, तो आंवला कर लो। अनार हो गया, जीवंती हो गया, ये सारी होगी। ठीक है, तुम समझ रहे हो? देखो स्वस्थ हित में जीवंती है। सारीवा किसमें था हमारा? सारीवा हमारा पित्त शमन में था। देखो आ जाओ देख लो, पित्त शमन में था सारीवा। और गुरुची किसमें था? हमारा वात शमन में था। और ये तीनों किसमें थे? ये तीनों हमारे वृक्षारोह में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो धातु प्रदूषण में क्या होता है कि जो वात को प्रकोपित कर रहे हैं, जो पित्त को प्रकोपित कर रहे हैं, और जो कफ को प्रकोपित कर रहे हैं, यहाँ एक कॉन्सेप्ट बिठाओ। देखो जो वात को प्रकोपित कर रहे हैं, क्या वो ऐसे द्रव्य नहीं होंगे जो गैस्ट्राइटिक प्रॉब्लम करेंगे?
तो क्या तुम्हें मसूर की दाल से गैस्ट्राइटिक प्रॉब्लम नहीं होती है? जिनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिक प्रॉब्लम रहती है लोग उनकी मसूर की दाल बंद कर देते हैं डॉक्टर, तो मसूर की दाल हो गया। ठीक है, शामक और कोदो ले लो साथ में, मसूर, शामक और कोदो। क्या कफ का शमन, कफ जो प्रकोपक द्रव्य है वो ऐसे होंगे जो गुरु होंगे, जो बहुत ज़्यादा ऐसे जिनमें मधुर रस ज़्यादा होगा, तो क्या इक्षु विकार नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। क्या गोधूम वसा वगैरह नहीं होगा? होगा। अगर बात करें पित्त प्रकोपक की, तो पित्त प्रकोपक में क्या हो जाएगा? पित्त प्रकोपक में हो जाएगा हमारे पास खट्टी चीज़ें, जैसे जैसे हमारे पास आ जाएगा तेल, दही, कांजी, सुरा, ये सब हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट स्लाइड पे, उसको मूव ऑन कर जाते हैं। देखो अब आता है रस भेद से मधुर, अम्ल, लवण और कटु तिक्त कषाय, मतलब हम उसके स्कंद के एग्जाम्पल्स को याद करेंगे। ठीक है, आ जाओ याद करना है। मधुर स्कंद के द्रव्य क्या होंगे? देखो मधुर स्कंद के द्रव्य को याद करने का तरीका है कि इसको इस तरीके से याद करो। देखो इसमें आएगा सबसे पहले काकोली आदिगण। अब काकोली में क्या होता है? काकोली, शीर काकोली आ जाएगा, मुदक पंडी, मांझ पंडी, जीवक और रिष्पक। तुमने पढ़ा जीवनीय महाकषाय, बस वही है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है जो तुम्हें मीठा लगता है? मीठा क्या लगता है तुम्हें? द्राक्षा मीठा होता है, खजूर होता है, गोधूम वगैरह, घृत वगैरह आता है, तो वो मधुर स्कंद में आके क्या ये याद करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो मधुर स्कंद में ये द्रव्य आते हैं। एक दो एग्जाम्पल तुम याद कर लो। अम्ल स्कंद के द्रव्य में क्या है कि जो खट्टी चीजें होती है, जैसे अगर जो महाकषाय पढ़ के आए, जो हृदयकारी महाकषाय पढ़ के उनको पता है कि हृदयकारी महाकषाय में सारे अम्लीय द्रव्य होते हैं। आम्र, आम्रतक होता है, लिकुच होता है, दाड़िम वगैरह, ये सारी चीजें होती है। तो जितनी भी ऐसी चीजें है ना वो अम्ल स्कंद में आएगी। तो देखो दाड़िम, आम्लक और मातुलिंग, ये तीनों तो हमेशा सेट की फॉर्म में आते हैं। तो देखो आम्र, आम्रतक, लिकुच, दाड़िम, आम्लका और मातुलिंग। ठीक है, अब दो और याद करने क्या? कपित्त बंदर, ऐसे याद कर लो। एक बंदर है जो क्या है कपित्त प्रजाति का, तो कपित्त बंदर किसमें आएगा? अम्ल स्कंद में। अब आ जाता है लवण स्कंद के ऊपर। ठीक है, तो लवण में सारे लवण लिख दो, सेंधव, सोवरचल, विड, सामुद्रिक। और यवक्षार जो है आप पढ़ोगे, ये भी एक कैटेगरी में आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मधुर स्कंद में क्या है? जीवनीय वर्ग के द्रव्य है, जीवक, रिष्पक और काकोली आदि कण, जैसे काकोली, शीर काकोली, मुदक पड़ी, मांझ पड़ी है, द्राक्षा, खजूर और गोधूम है, और घृत वगैरह हो जाएगा। अम्ल स्कंद में कौन से द्रव्य आएंगे? जो बिल्कुल अम्लीय होते हैं, जैसे आम्र, आम्रतक, दाड़िम, आम्लक, मातुलिंग, कपित्त और बदर। लवण स्कंद में क्या आएंगे? सारे नमक आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कटु, तिक्त और कषाय। सबसे पहले अपन कटु को ले लेते हैं। ठीक है, कटु में क्या आएगी? जैसे पिपली, पिपली मूल, चवे, चित्रक, नागर, कट, दीपन पाचन के लिए अपन उनको देखते हैं, तो पिपली आदिगण ले लो। ठीक है, फिर लो सुरसा आदिगण। ठीक है, सासू नहीं करते तुम लोग, ज्यादा ऐसे तीखी तुम लोग को लग जाती है, तो वही सुरसा आदिगण से याद रख लो। ठीक है, फिर शुग्रु मुस्ता जो है याद रह जाता है, तो ठीक है, नहीं रहता तो बार बार पढ़ोगे तो रह जाएगा भाई। तिक्त स्कंद की बात करते हैं, तो तिक्त स्कंद में क्या होता है? तुमने आरग वध्यम अध्याय पढ़ा था, वहां पर हमने काफी तिक्त वर्गों की बात करी थी, तो ये आरग वेदादि गुण ले लो। ठीक है, जैसे कि गुरुचि ले लो, हरिद्रा ले लो, तो तिक्त स्कंद है। ठीक है, तिक्त को थोड़ा आप वैसे याद रख सकते हो कि जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत ऐसा है कि जैसे तिक्त में नीम आता है, गिलोय आता है, कड़वी कड़वी चीजें आती है, तो ये हमारे क्या करते हैं, जो हमारा रक्त है उसको प्यूरिफाई करते हैं, तो अल्टीमेटली स्किन ही अच्छी हो जाती है। तो आप हल्दी को भी तो यूज करते हो ना फेस पे, तो वैसा कि हरिद्रा, गुरुचि और आरगविद आदि गण। फिर आता है कषाय स्कंद। कषाय स्कंद में क्या आ जाएगा? तो कषाय में ऐसा आता है स्कंद में जैसे प्रियंगव आदि गण। ठीक है, त्रिफला, जम्बू, ये तीनों चीज याद कर लो तुम लोग। अब आता है कर्म भेद से। ठीक है, कर्म भेद का नॉर्मल क्लासिफिकेशन यहाँ देख लेते हैं, इसकी डिटेल्ड लेक्चर हम अगले सेशन में डालेंगे। द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण। देखो महाकषाय है, पढ़ के आए हो, 50 महाकषाय होते हैं और प्रत्येक में 10 द्रव्य होते हैं। ये जो महाकषाय हैं और जिसमें प्रत्येक में 10 द्रव्य होते हैं, उसी का आप जो है थोड़ा आगे जाके एक गण पढ़ोगे, उसमें भी है, जैसे अपने जो है इसमें डीजी में ही चैप्टर है जहाँ पर आप जीवक, जीवनी, गण, ये सारे जो है गण पढ़ेंगे। कर्मोफ दशमानी गण नाम का चैप्टर है, उसमें आगृह द्रव्य क्या आते हैं? जो अपने विशिष्ट कर्मों में श्रेष्ठ होते हैं, जैसे जो अपन बात करें शुक धान्य में रक्तशाली श्रेष्ठ होती है, वो सारी चीजें। पंचकर्मार्थ द्रव्य क्या होता है? जिसको हम शोधन चिकित्सा में यूज करते हैं। कुछ होते हैं पथ्यहार, कुछ होते हैं अपथ्यहार। पथ्यहार क्या होते हैं? जो हमारे लिए पथ्य है। अपथ्यहार क्या है? जो हमें नहीं खाना चाहिए। अब आता है संपूर्ण द्रव्य वर्गीकरण का एक पूरा टेबल फॉर्म। सबसे पहले तुम सब इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो ये एक पूरा तुम्हारा क्या है, एक 1 पेज नोट्स तुम इसको मान सकते हो कि सीधे तुमको क्या करना है, इसको सिर्फ उठाना है, रिवाइज करना है। देखो सबसे पहले आ जाते हो उत्पत्ति में। स्थलज, जलज, वृक्षारोह, वृक्षादन। स्थलज कहते हैं ऐसे जो जमीन में चलते हुए निकलेंगे। देखो तो मैं एक बार और मैं रिवाइज कर वहां से ले जाती हूँ। देखो वृक्षारोह, स्थलज, जलज, वृक्षारोह, वृक्षादन थे। स्थलज तुमने देख ही लिया था, जीरोफाइट, हेलोफाइट और मेसोफाइट में। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं अपन, रुको एक मिनट, हम ठीक है। जलज में क्या था? वही लवणीय, अलवणीय था। वृक्षारोह में किसका एग्जाम्पल था? सारीवा था, गुड़िचु था और जीवंती था। क्या वृक्षादन में अमरवल्ली और गंधाक था? ठीक है। योनि की बात कर ले तो देखो जांगम, औद्भिद और पार्थिव। जांगम में क्या हो जाएगा? औद्भिद में क्या हो जाएगा? पार्थिव में क्या हो जाएगा? बहुत बारी पढ़ लिया, इसमें थोड़ा मूव ऑन करते हैं इसको। ठीक है, प्रयोग के औषध और आहार। देखो तीक्ष्ण, मध्य और मृदु की बात करते हैं। तीक्ष्ण में क्या था?
मरीच था, मध्य में क्या था, बिल्व था, मृदु में क्या था तुम्हारा जो है मृदु में वो नहीं था, आम्लकी था, ठीक है। अब आता है प्रभाव भेद से। देखो शमन, प्रकोपक और स्वस्थित। स्वस्थित के लिए क्या था, रक्तशाली खा लो, गोदुग्ध घृत वगैरह ये सब खा लो, ठीक है। प्रकोपक द्रव्य क्या थे, जो बढ़ा रहे थे चीजों को वो। प्रशमन द्रव्य क्या होते हैं, जो शमन कर रहे थे। जैसे वात का शमन के लिए हमने क्या पढ़ा था, दशमूल नहीं पढ़ा था अपन ने वात का शमन के लिए, भारंगी हमने नहीं पढ़ा था, हमने याद नहीं करा था, वैसे वो हो जाएगा, ठीक है। पित्त के लिए हमने क्या पढ़ा था, जैसे चंदन हो जाएगा, उशीर हो जाएगा। हमने सारीवा आदि गण पढ़ा था यहाँ पे कि सारीवा इसमें होता है और सुरसादी किस में होता है, कफ शमन में होता है। तो कफ शमन की बात कर लेते, फिर सुरसादी उसमें था। इधर क्या था, इधर तृण पंचमूल था, तो वहां पर क्या था, दो थे, याद करो। देखो एक कंटक पंचमूल था, एक बलि पंचमूल था, ठीक है। अब रस की बात करो, रस में अपन ने बात करी थी जैसे मधुर, अम्ल, कटुतिक्त, कषाय और कर्मों की बात करी थी। देखो महाकषाय, आग्रह, पंचकर्मार्थ, पथ्य अपथ्य। अब आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब देखो नैदानिक महत्व क्या है कि उत्पत्ति, रस और कर्म के ज्ञान के बिना चिकित्सा असंभव है, इसीलिए दोषों को साम्य बनाने के लिए हमें इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। आयुर्वेद जो है केवल द्रव्य मात्र औषधि नहीं है, ये प्रकृति और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करने का एक माध्यम है कि अगर आपको हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, हर चीज का पालन करना है। क्योंकि देखो धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम आरोग्य मूलमंत्रम, धर्म अर्थ और काम की उत्पत्ति सिर्फ स्वास्थ्य से होती है। आप लोग हेल्दी नहीं रहोगे तो आप किसी चीज को कर नहीं पाओगे। तो इसी तरीके से हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और जो सेकंड पार्ट ऑफ वर्गीकरण है वो भी कंप्लीट करते हैं। देखो आज करेंगे कंप्लीट, ठीक है, करना पड़ेगा तुम लोगों को, कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो, आ जाओ कंप्लीट करते हैं, आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले देखो कार्य और कारण द्रव्य पढ़ते हुए आ रहे हो तुम। अब कार्य द्रव्य क्या होते हैं, कारण द्रव्य क्या होते हैं। देखो कारण द्रव्य क्या होता है, ऐसे द्रव्य जो कार्य द्रव्यों को ही उत्पन्न करते। कारण द्रव्यों में क्या होता है, पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल, दिशा। कार्य में चेतन अचेतन आ जाते हैं, तुमने इसके बारे में बहुत पढ़ लिया है, इसको मूव ऑन कर जाते हैं। अब देखो चेतन द्रव्यों को भी थोड़ा डिवाइडेड करते हैं। देखो अंतःचेतन और बहिश्चेतन द्रव्यों में, ठीक है। तुमने हेनरी देखा है बचपन में, जिसमें वो एक तो पीटर आता था और एक हेनरी आता था। जो पीटर रहता था वो बिल्कुल ऐसे होता है ना, मम्माज फेवरेट चाइल्ड होता था, और जो हेनरी होता था वो थोड़ा उपदंडी सा था। तो जो पीटर है ना वो अंतःचेतन है, और जो वहाँ पर हेनरी था वो बहिश्चेतन है। मतलब होते हैं कुछ लोग ना, सुख दुख आदि जो है उनके अंदर चेतनाएं होती है, पीटर के अंदर भी थी, बट वो व्यक्त नहीं करता था, तो वो व्यक्त नहीं कर पाते, जैसे पेड़ पौधे वगैरह हो गए, ठीक है। बहिश्चेतन द्रव्य क्या होते हैं कि भाई ये तो तुरंत ही, मतलब तुरंत ही बम फोड़ देते हैं, तो बाह्य और अभ्यंतर हो जाएंगे। जैसे जराय जंटस पद बीच बहुत पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो अब अंतःचेतन द्रव्य में भी क्या होता है, बीटर में भी कभी कभी भावनाएं आ जाती थी ना, वो भी थोड़ा प्रभाव भेद मतलब वही इन्फ्लुएंस होकर काम वाम कर देता, तो वही है। देखो सबसे पहले आता है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान की बात करते हैं तो क्या होता है कि लवली के पेड़ में मेघ गर्जन से फल आना, ठीक है। शब्द ज्ञान क्या होता है कि यहाँ पर जब लवली जो है एक पेड़ है, उसमें जब मेघ की गर्जन उसको सुनाई देती है ना, तो उसमें फल आ जाते हैं। तो ये एक अपन कह सकते हैं कि उसने रेस्पॉन्ड किया, तो उसमें आत्मा है, मतलब वो क्या है, चेतना है, तो है अंतःचेतन, ठीक है। कभी कभी वो क्या होता है रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते, बट चेतना का क्या देते हैं, प्रमाण देते हैं। फिर आते हैं शब्द के बाद स्पर्श के ऊपर। स्पर्श क्या होता है, छुई मुई का प्लांट होता है, जैसे आप टच करोगे, हाय मैं शर्मा आ गई वाला सीन, तो छुई मुई हो जाएगा। शब्द स्पर्श रूप के बारे में आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा रूप पे अपन थोड़ा अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि ये मेरी फेवरेट थ्योरी है, सनफ्लावर थ्योरी। सबने सुना होगा सनफ्लावर थ्योरी के बारे में, ठीक है। जिसने नहीं सुना तो सनफ्लावर थ्योरी क्या बोलती है कि जब सनफ्लावर्स जो होते हैं वो धूप में होते हैं, लाइक जब जो है सूरज हो रहा होता है तो वो सूरज की तरफ मुंह रखते हैं, और जब सूरज नहीं होता यानी कि रात हो जाती है तो वो एक दूसरे की तरफ मुंह कर लेते हैं, मतलब वो एक दूसरे में रोशनी ढूंढते हैं। तो देख रहे हो आप लोगों को भी इसी तरीके से करना चाहिए, ठीक है। जब हार्श सिचुएशन आ रही है तो एक दूसरे में सोल्यूशन ढूंढो, ठीक है। तो ये जो है सनफ्लावर थ्योरी हो जाएगी। तो यहाँ पे वही है कि जो सनफ्लावर्स होते हैं वो मूव करते हैं ना, तो मूवमेंट तो हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्शियस है। फिर रस ज्ञान और गंध ज्ञान। देखो रस क्या होता है कि रस ज्ञान का मतलब होता है कि जो आम है उसके वृक्ष में अगर आप मछली की वसा डाल देंगे, किसकी वसा डाले, एक होता है मछली की वसा और एक यहाँ पे याद रखो शिगरू की वसा, ठीक है, श्रृगाल की। मछली की वसा डालोगे तो सिंचन करने पर प्रचुर फल आना, तो उसमें क्या होते हैं, फल की मात्रा बढ़ जाती है। वैसा क्यों हुआ, उसने रेस्पॉन्ड किया तब बढ़ा, तो प्रमाणित है कि हाँ अंतःचेतन द्रव्य में भी चेतना होती है। गंध ज्ञान की बात करते हैं तो अब आप बहुत सारे तरीके नींबू पढ़ोगे रसशास्त्र में, बिजोरा नींबू, जम्बीरी नींबू, तो वो यही है। तो यहाँ पे जो बीजापुर नींबू है ना, अगर उसमें आप श्रृंगाल की वसा डाल दोगे तो उसमें अधिक फल आएंगे। तो देख रहे हो ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसको थोड़ा वैसे ले लो, गंध ज्ञान और रस ज्ञान को थोड़ा वैसे ले लो। अपनी मम्मियाँ नहीं करती, ऐसे रोज ले आएंगी मस्त से, उनको बढ़िया गार्डनिंग का शौक होता है, ऐसे उसके तने को काट के ऐसे आलू में लगा के मस्त करती है। अपन लोग भी कभी गार्डनिंग का शौक होता है तो अपन करते हैं। तो वैसे ही कि रस और गंध ज्ञान में जब उसकी जो फ्रूट क्वांटिटी है या फिर जो फ्रूट का क्वालिटी क्वांटिटी वगैरह उनको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें डालते हैं। तो देखो वृक्ष में, आम के वृक्ष में मछली की वसा और बीजापुर नींबू के उसमें श्रृगाल की वसा डालने पर। अब आता है
रचनात्मक वर्गीकरण। ठीक है, तो आचार्य चरक है हमारे, उन आचार्य चरक ने जो है जो द्रव्य है उनको 12 वर्गों में वर्गीकरण किया। ठीक है, उपयोगिता और उनके आहार मूल्यों पर उनके आधार पर। अब आ जाते देखो, शुक धान्य, शमी धान्य, शाक, हरित फल, मांस, मध्य, जल, गोरस, इक्षु, कृतान और आहार उपयोगी द्रव्य। इसको तुम बार बार बोलोगे ना तुमको ये चीज याद हो जाएगी। देखो, शुक धान्य मतलब क्या होता है, जिसमें जैसे रक्तशाली है, महाशाली, गोधूम है और यवक है। अब रक्तशाली में सर्वश्रेष्ठ क्या होता है, रक्त मतलब शुक धान्य में रक्तशाली होती है, यवक निष्कृष्ट होता है। वैसे शमी धान्य में दालें वगैरह आ जाएगी, शाक में क्या आ जाएगी, शाक आ जाएगी। देखो, इसको थोड़ा इन्होंने क्लासिफाइड कर दिया। जैसे पत्र, जैसे डांडी चोलाई वगैरह नहीं पढ़ते अपन, पाटा चोलाई वगैरह, चोलाई की सब्जी भी बनती है घर में। पुष्प हो जाएगा कोविदार, फल हो जाएगा कुष्मांड फल, और कंद मतलब गाजर, ये तो कंद है ना, जमीन में से ऐसे निकाल रहे हो। हारित वर्ग में क्या आ जाएगा, अदरक, अजवाइन, तुलसी। फल वर्ग में क्या आ जाएगा, जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं। ऐसे मांस, मध्य, जल, गोरस, इक्षु, कृतान और आहार उपयोगी। कृतान तुमको समझ नहीं आता, कृतान वही है, क्या है, पेया विलेपी यवागो, जो तुम पढ़ के आ रहे हो, जो पका हुआ भोजन है वो। फिर आता है आधुनिक रचनात्मक वर्गीकरण। देखो, जो अपने पास औद्भिद द्रव्य है, अब औद्भिद द्रव्य कौन से थे अपने पास, वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध और औषध, इन सबको क्या करा है, थोड़ा रचना के आधार पर डिवाइड किया है। क्योंकि अपन ने क्या करा, एनिमल स्टडी कर ली, थोड़ा प्लांट स्टडी भी करनी पड़ेगी, तभी तो आपको नीट में वो जो है प्लांट पढ़ाया था। ठीक है, सोचते थे ना, हमें क्यों प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हो भाई, हमें क्या करना, तो हमें ये करना होता है, इसलिए हमें वो क्लाइंबिंग, रनर्स, इन सब के बारे में पढ़ा है। देखो, अब आधुनिक शास्त्र में औद्भिद द्रव्य को जो रचनात्मक वर्गीकरण है वो थोड़ा इस तरीके से कर देते। देखो, एक तो भाई, एक तो कुल भेद से कि उनकी क्या कुल है, क्या वानस्पतिक कुल है वगैरह। उद्भव भेद से कि कहाँ वो उत्पन्न हो रहे हैं। आकृति भेद से भाई दिख कैसा रहा है, कितना ऊंचा है, कितना फैला हुआ है। और एक उम्र की क्या उम्र है, तो सबसे पहले अपन उम्र भेद से ही देख लेते हैं। लाइफ स्पैन क्लासिफिकेशन में आता है एनुअल, बाई एनुअल, प्री एनुअल, एक वर्षायु, द्विवर्षायु, बहुवर्षायु। देखो, एक वर्षायु को इन्होंने फिर 3 पार्ट में डिवाइडेड करा। देखो, एक वर्ष मतलब क्या होता है, जिनका जीवन काल 1 वर्ष हो, कोई दिक्कत नहीं, या तो 1 वर्ष ले लो या 1 ऋतु ले लो। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पुष्प और बीज दोनों ही नहीं होते, वो तो शैवाल छत्रक हो जाएगा, जो फंगाई वगैरह होते हैं वो। जिसमें पुष्प और बीज युक्त दोनों होते हैं, जैसे यव, गोधूम, ये सारी चीजें होती है। ये यव, गोधूम क्या है, शुक धान्यों में आते हैं। फिर आता है पुष्प विहीन, कि जिसमें पुष्प नहीं होते हैं बट बीज होता है, जैसे हंसराज हो गया। ठीक है, अब द्विवर्षायु क्या होता है, जिसमें 2 बार आते हैं, जैसे गाजर, शलगम, तीस वगैरह तुम्हें मिल जाती है ना, ये बार 2 वर्ष में एक बार मतलब वही मिल जाती है। और बहुवर्षीय मतलब नींबू, जामुन, शल्लकी, जिनका जीवन काल जो है वो 2 वर्ष से अधिक होता है। तो समझो, तुम नहीं देखते तुम जामुन का कितना पुराना पेड़ है, ये नींबू का कितना पुराना पेड़ है, तो वही जामुन और नींबू, शल्लकी वगैरह। आकृति भेद से बात करते तो देखो, वृक्ष, गुल्म, शुप, 3 चीजें याद रखो। देखो, वृक्ष है, गुल्म है और शुप है। अब वृक्ष की बात कर लेते तो कुछ वृक्ष एवरेज हाइट के होते हैं, जैसे पपीते वगैरह का जो होता है, तो एरंड और पपीते का होता है 15 से 20 फीट नॉर्मल हाइट का। कुछ वृक्ष होते हैं बड़े, जैसे जामुन का वृक्ष तुमने देखा होगा, हाइट उसकी, ठीक है, मैक्सिमम बढ़िया होती है, 50 फीट तक का होता है, वो हो जाएगा जामुन और आम का। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, मनाली वगैरह आप जाते हो घूमने तो बहुत अच्छे अच्छे आपको दिखने को मिलते हैं, तो वो 50 फीट से भी ज्यादा होते हैं, वो सरल देवदारू है। देखो, सरल अलग है, देवदारू अलग है, बट दोनों को मिक्स करके एक ही वर्डिंग में याद करो, सरल देवदारू। ठीक है, अब देखो, वृक्ष क्या होता है, अगर कोई पूछे वृक्ष क्या होता है, देखो, वृक्ष में और गुल्म में यही डिफरेंट है कि वृक्ष जो होता है उसमें दृढ़ तनाएं होती है, उसकी शाखाएं मजबूत होती हैं, जबकि गुल्म क्या होता है कि इसमें अनेक कांड वाली जड़ें होती हैं। ठीक है, अब देखो, गुल्म और गुल्म का, गुल्म क्या होता है, जो 3 फीट से ज्यादा हो, जो 3 फीट से कम हो, वो गुल्मक हो जाएगा। देखो, गुल्मक में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जमीन से ही निकला तना, पतला तना होता है, तो निकला और ऐसे झाड़ों में फैल गया। तो देखो, गुल्म को कैसे याद रखते हैं, देखो तुम्हें पता है, अग्नि मानदेय पता है, मतलब जब जठराग्नि मंद हो जाती है तो उसी की वजह से गुल्म होता है। गुल्म का भी वही कारण, तो देखो यहाँ अग्निमंथ लिखा हुआ है, अग्निमंथ याद कर लो। बड़े कत्ते कड़वा दर्द होता है ना, तो करवीर और अग्निमंथ याद कर लो। गुल्मक में मुश्ली दंत याद कर लो। अब आता है शुप, शुपक और लताएं। देखो, शुप क्या होता है, 2 से 6 फीट का होता है, चक्रमर्द इसका नाम है। ठीक है, ऐसे याद करो, 2 से 6 फीट का होता है, चक्रमर्द इसका नाम है, वो शुप हो जाएगा। 2 से 6 फीट का है, मतलब क्या 3 फीट से ज्यादा है। शुपक की बात करते तो जो 3 फीट से कम होता है, जैसे दुर्बल छाल पड़नी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है लताएं। अब लताएं क्या होती है कि भाई इनके पास ना सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, तो वो फिर क्या होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं या फिर किसी के थ्रू उनको चलना पड़ता है। तो ये वही है कि जो द्रव्य स्टेम जिनका दुर्बल होने के कारण स्वयं स्थिर नहीं रह सकते, अर्थात कोई आधार लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आधार लेकर, जैसे प्रसर, वल्ली, आरोहिणी और प्रतानी। देखो, प्रसर जमीन के सहारे चल रही है, वल्ली क्या कर रही है, ऐसे पेड़ पे लिपट के चल रही है। आरोहिणी क्या होती है कि ये लिपटती नहीं है, बस सहारे से चलती है। और प्रतानी का मतलब क्या होता है, इसकी कोई मर्यादा ही नहीं है, या अमर्यादित रूप से फैली हुई रहती है, बिल्कुल इरेगुलर सी। प्रसर का एग्जाम्पल याद करो, गोक्षुरु। वल्ली का एग्जाम्पल याद करो, वल्ली का एग्जाम्पल क्या है, एक तो देखो क्या नाम है, उत्तमारणी है और एक गुड़ुची है। देखो कैसे याद करो, जो दक्षिणावर्तनी है, जो दाईं ओर लिपटेगी वो गुड़ुची है। अब वाम मतलब दक्षिण का उल्टा उत्तर है ना, तो उत्तर से ऐसे याद कर लो, उत्तर
उत्तमारणी, तो उत्तमारणी मतलब वामवर्तनी हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ आरोहिणी पर। आरोहिणी में क्या आ जाएगा, जो बिना लिपटे से सहारे से चल रही है। तुम देख रहे हो यहाँ पे ये सहारे से चल रही है। फिर तानी में देख लो अमर्यादा से गुच्छे की तरह हो रखती है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी माधवी हो जाएगा। ऐसे याद करो, देखो अमर्यादा में माँ आ रहा है तो माधवी। फिर आता रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि जो ये आरोहिणी लता है ना ये वाली, इसको उन्होंने थोड़ा सा और आइडेंटिफाई करा। देख कुछ मूल रोहिणी क्या होती है, सहारे से चल रही है। ठीक है, हमें समझ आ रही है चीजें सहारे से चल रही है, पर किसके सहारे से, जो अपने मूल के सहारे से चले वो मूल आरोहिणी, जो सूत्रों के सहारे से चले वो सूत्र आरोहिणी, जो कि टेंड्रिल्स होते हैं। जो हुक या थ्रोन्स यानी कि बड़ीशा आरोहिणी, और पत्र आरोहिणी जो पत्रों के जरिए से चले। ठीक है, देखो जो मूल के चल रही है वो तांबुल हो जाएगा, जो सूत्र से चल रही है वो कुष्मांड हो जाएगा, जो बड़िश से चल रही है वो वेतस हो जाएगा। जो बड़िश में बा आ रहा ना तो उसको वा से कोरिलेट करके वेतस याद रखो। ठीक है, और पत्र रोहिणी मतलब याद कर लो लांगली। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखो अब ये लास्ट स्लाइड है, ये जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है हमारा। अब हम जो है एक्चुअली रेड जोन को स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद में। अब एक तरीके से हम देख लेते हैं कि गुरुची जो है ना उसका बहुआयामी वर्गीकरण आपको देखने को मिला होगा कि गुरुची कितनी जगह आया है। तो गुरुची एक कार्य द्रव्य है, चेतना में अंतः चेतन की कैटेगरी में आता है, बहुवर्षायु है। दूसरा ये लता है मतलब क्लाइंबर है, और लता में भी कौन सी है, वल्ली है। देखो आ जाओ यहाँ पे, अपन ने वल्ली में पढ़ा था, गुरुची आ रहा था दक्षिणावर्तनी। ठीक है, वल्ली है। ठीक है, दक्षिणावर्तनी वल्ली है। तो इस प्रकार आयुर्वेद का प्रत्येक जो द्रव्य है उसको दार्शनिक से लेकर उसको सूक्ष्म वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो यहीं पे अपना ये चैप्टर समाप्त होता है। अब जो है आपको इस चैप्टर को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, और इस चीज़ को जो है अच्छे से पढ़े। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू।